चीन को अभी तक मध्य पूर्व में युद्ध का झटका महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इसका असर अब महसूस होने लगा है। अल्पावधि में इसके पास कई महीनों के लिए पर्याप्त तेल भंडार है, जिसके बाद यह मदद के लिए पड़ोसी रूस की ओर रुख कर सकता है। लेकिन चीन इस बात का आकलन करेगा कि इसका दीर्घकालिक रूप से क्या अर्थ हो सकता है, न केवल मध्य पूर्व में उसके निवेश के लिए बल्कि उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी। इस सप्ताह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक रोडमैप पर चर्चा करने के लिए हजारों कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि बीजिंग में मिल रहे हैं, क्योंकि यह कम खपत, लंबे समय से चल रहे संपत्ति संकट और भारी स्थानीय ऋण से जूझ रही है। गुरुवार को चीन ने अपने वार्षिक आर्थिक विकास लक्ष्य को 1991 के बाद से सबसे निचले स्तर पर ला दिया, जबकि बीजिंग उच्च तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों का तेजी से विकास जारी रखे हुए है। चीन ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए निर्यात के सहारे उम्मीद की होगी, लेकिन उसने एक साल अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में बिताया है और अब उसे मध्य पूर्व में उथल पुथल की आशंका का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके प्रमुख समुद्री मार्गों और ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना ही अधिक नुकसान हो सकता है, खासकर अगर होर्मुज जलमरुमध्य से यातायात अवरुद्ध रहता है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के फिलिप शेटलर जोन्स का कहना है, मध्य पूर्व में लंबे समय तक चलने वाली उथल पुथल और असुरक्षा चीन के लिए महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्रों को भी बाधित करेगी। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को खाड़ी देशों से पर्याप्त और निरंतर पूंजी प्रवाह का लाभ मिलता रहा है। यदि निवेश का यह प्रवाह रुक जाता है तो इससे व्यापक अस्थिरता का खतरा पैदा हो सकता है, जो चीन के व्यापक और दीर्घकालिक हितों की स्थिरता को कमजोर करता है। यानी चीन की वैश्विक उपस्थिति को देखते हुए मध्य पूर्व से परे उसके निवेश और बाजार भी लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के प्रति संवेदनशील हैं। और कई अन्य देशों की तरह चीन भी अनिश्चितता के इस नए दौर से आशंकित है। किंग्स कॉलेज लंदन में चाइना लाओ इंस्टीट्यूट की निदेशक प्रोफेसर केरी ब्राउन कहती हैं, मुझे लगता है कि चीन भी बाकी सभी की तरह ही सोच रहा है। उनकी रणनीति क्या है? निश्चित रूप से अमेरिकी बिना किसी रणनीति के इस लड़ाई में नहीं उतरे होंगे, लेकिन फिर वह आगे कहते हैं, शायद बाकी सभी की तरह वे भी सोच रहे होंगे, हे भगवान, वे सचमुच बिना किसी योजना के इसमें कूद पड़े हैं। ठीक है, हम इसमें वैसे ही नहीं फंसना चाहते जैसे हम किसी और चीज में नहीं फंसना चाहते, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। पश्चिम के कई लोग ईरान को हमेशा से चीन का सहयोगी मानते रहे हैं। वे निश्चित रूप से बहुत मित्रवत रहे हैं। तेहरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की आखिरी विदेश यात्रा 1989 में बीजिंग की थी। उन्होंने ग्रेट वॉल के पास अपनी तस्वीर खिंचवाई थी। 2016 में शी जिनपिंग की तेहरान यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच साझेदारी और गहरी हुई और अंततः दोनों देशों ने 2021 में 25 साल की रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। चीन ने ईरान में 25 वर्षों में $400 अरब 300 अरब पाउंड का निवेश करने का वादा किया और इसके बदले में ईरान तेल की आपूर्ति जारी रखेगा। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि उस धन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ईरानियों तक पहुंचा है, लेकिन तेल का प्रवाह जारी रहा। सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के अनुसार चीन ने 2025 में ईरान से प्रतिदिन 1.38 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो चीन के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 12% है। आरोप है कि इनमें से कई बैरल को उनकी उत्पत्ति को छिपाने के लिए मलेशियाई बताकर दोबारा लेबल किया गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि एशिया में तैरते हुए भंडारण में 46 मिलियन बैरल से अधिक ईरानी तेल मौजूद है और इससे भी अधिक तेल चीन के डालियान और जोरशान बंदरगाहों में बंद हुआ भंडारण में है, जिसे अभी सीमा शुल्क द्वारा मंजूरी मिलनी बाकी है, जहां राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी ने टैंक पट्टे पर लिए हैं। दोनों देशों के बीच हथियारों की बिक्री के आरोप भी लगे हैं। चीन ने तेहरान को एंटीशिप क्रूज मिसाइलें बेचने से इनकार किया है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बीजिंग पर इंजीनियरों को प्रशिक्षण देकर और पुर्जे मुहैया कराकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने का आरोप लगाया है। मानवाधिकार समूहों ने आरोप लगाया है कि ईरान द्वारा प्रदर्शनकारियों और शासन के आलोचकों के खिलाफ की जा रही क्रूर कार्रवाई को बीजिंग द्वारा साझा की गई चीनी चेहरे की पहचान और निगरानी तकनीक से बल मिला है। ऐसा लग सकता है कि वे दोनों पक्के दोस्त थे। इन सब बातों ने अखबारों की सुर्खियों को इस कदर बढ़ावा दिया कि चीन और ईरान को उत्तर कोरिया और रूस के साथ उथल पुथल की धुरी के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये चारों देश अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके बीच संबंध केवल लेन देन पर आधारित थे। प्रोफेसर ब्राउन कहते हैं, ऐसा कोई वास्तविक वैचारिक या सांस्कृतिक कारण नहीं है कि चीन ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए। चीन की लगभग बांटो और राज करो की रणनीति को कभी कभी ईरान द्वारा अमेरिका के लिए लगातार परेशानी का सबब बने रहने से काफी फायदा हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि ईरान के साथ संबंध रखने की चीन की इच्छा के पीछे सकारात्मक कारणों की तुलना में नकारात्मक कारण अधिक हैं।
रिश्ते की बुनियाद बहुत नाजुक होती है और यह एक हद तक तो ठीक चला, लेकिन ये कोई गहरा रिश्ता नहीं था। चीन अपने गठबंधनों को पश्चिम की तरह नहीं देखता, वह आपसी रक्षा संधियों पर हस्ताक्षर नहीं करता और न ही अपने सहयोगी की सहायता के लिए तुरंत आगे आता है। इसके विपरीत बीजिंग किसी भी संघर्ष से दूर रहने के लिए उत्सुक है। रणनीति क्या है? ईरान युद्ध चीन और उसकी महत्वाकांक्षाओं को अस्थिर कर रहा है। 17 घंटे पहले लॉरा बिकर, चीन संवाददाता, शेयर करना बचाना, एएफपी वाया गेट्टी इमेजेज। शी जिनपिंग 6 मई 2024 को पेरिस में फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के हिस्से के रूप में एलिसी पैलेस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त बयान में शामिल हुए। एएफपी वाया गेट्टी इमेजेस। चीन को अभी तक मध्य पूर्व में युद्ध का झटका महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इसका असर अब महसूस होने लगा है। अल्पावधि में इसके पास कई महीनों के लिए पर्याप्त तेल भंडार है, जिसके बाद यह मदद के लिए पड़ोसी रूस की ओर रुख कर सकता है। लेकिन चीन इस बात का आकलन करेगा कि इसका दीर्घकालिक रूप से क्या अर्थ हो सकता है, न केवल मध्य पूर्व में उसके निवेश के लिए बल्कि उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी। इस सप्ताह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक रोडमैप पर चर्चा करने के लिए हजारों कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि बीजिंग में मिल रहे हैं, क्योंकि यह कम खपत, लंबे समय से चल रहे संपत्ति संकट और भारी स्थानीय ऋण से जूझ रही है। गुरुवार को चीन ने अपने वार्षिक आर्थिक विकास लक्ष्य को 1991 के बाद से सबसे निचले स्तर पर ला दिया, जबकि बीजिंग उच्च तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों का तेजी से विकास जारी रखे हुए है। चीन ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए निर्यात के सहारे उम्मीद की होगी, लेकिन उसने 1 साल अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में बिताया है और अब उसे मध्य पूर्व में उथल पुथल की आशंका का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके प्रमुख समुद्री मार्गों और ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना ही अधिक नुकसान हो सकता है, खासकर अगर होर्मुज जलमरुमध्य से यातायात अवरुद्ध रहता है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के फिलिप शेटलर जोन्स का कहना है, मध्य पूर्व में लंबे समय तक चलने वाली उथल पुथल और असुरक्षा चीन के लिए महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्रों को भी बाधित करेगी। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को खाड़ी देशों से पर्याप्त और निरंतर पूंजी प्रवाह का लाभ मिलता रहा है। यदि निवेश का यह प्रवाह रुक जाता है तो इससे व्यापक अस्थिरता का खतरा पैदा हो सकता है, जो चीन के व्यापक और दीर्घकालिक हितों की स्थिरता को कमजोर करता है। यानी चीन की वैश्विक उपस्थिति को देखते हुए मध्य पूर्व से परे उसके निवेश और बाजार भी लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के प्रति संवेदनशील हैं। और कई अन्य देशों की तरह चीन भी अनिश्चितता के इस नए दौर से आशंकित है। किंग्स कॉलेज लंदन में चाइना लॉ इंस्टीट्यूट की निदेशक प्रोफेसर केरी ब्राउन कहती हैं, मुझे लगता है कि चीन भी बाकी सभी की तरह ही सोच रहा है। उनकी रणनीति क्या है? निश्चित रूप से अमेरिकी बिना किसी रणनीति के इस लड़ाई में नहीं उतरे होंगे, लेकिन फिर वह आगे कहते हैं, शायद बाकी सभी की तरह वे भी सोच रहे होंगे, हे भगवान, वे सचमुच बिना किसी योजना के इसमें कूद पड़े हैं। ठीक है, हम इसमें वैसे ही नहीं फंसना चाहते जैसे हम किसी और चीज में नहीं फंसना चाहते, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। बहुत पक्के दोस्त नहीं। पश्चिम के कई लोग ईरान को हमेशा से चीन का सहयोगी मानते रहे हैं। वे निश्चित रूप से बहुत मित्रवत रहे हैं। तेहरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की आखिरी विदेश यात्रा 1989 में बीजिंग की थी। उन्होंने ग्रेट वॉल के पास अपनी तस्वीर खिंचवाई थी। गेटी इमेजेज। चीनी राष्ट्रपति यांग शानकुन 1907-1998 बीच में बाईं ओर और ईरानी राष्ट्रपति अली खामेनेई बीच में दाईं ओर 11 मई 1989 को बीजिंग, चीन में बाद वाले की राजकीय यात्रा के स्वागत समारोह के दौरान एक साथ चलते हुए। गेटी इमेजेज। मई 1989 में अली खामेनेई चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति यांग शानकुन के साथ। 2016 में शी जिनपिंग की तेहरान यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच साझेदारी और गहरी हुई और अंततः दोनों देशों ने 2021 में 25 साल की रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। चीन ने ईरान में 25 वर्षों में $400 अरब 300 अरब पाउंड का निवेश करने का वादा किया और इसके बदले में ईरान तेल की आपूर्ति जारी रखेगा। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि उस धन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ईरानियों तक पहुंचा है, लेकिन तेल का प्रवाह जारी रहा। सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के अनुसार चीन ने 2025 में ईरान से प्रतिदिन 1.38 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो चीन के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 12% है। आरोप है कि इनमें से कई बैरल को उनकी उत्पत्ति को छिपाने के लिए मलेशियाई बताकर दोबारा लेबल किया गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि एशिया में तैरते हुए भंडारण में 46 मिलियन बैरल से अधिक ईरानी तेल मौजूद है और इससे भी अधिक तेल चीन के दालियान और जोरशान बंदरगाहों में बंद हुआ भंडारण में है, जिसे अभी सीमा शुल्क द्वारा मंजूरी मिलनी बाकी है, जहां राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी ने टैंक पट्टे पर लिए हैं। दोनों देशों के बीच हथियारों की बिक्री के आरोप भी लगे हैं।
चीन ने तेहरान को एंटीशिप क्रूज मिसाइलें बेचने से इनकार किया है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बीजिंग पर इंजीनियरों को प्रशिक्षण देकर और पुर्जे मुहैया कराकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने का आरोप लगाया है। मानवाधिकार समूहों ने आरोप लगाया है कि ईरान द्वारा प्रदर्शनकारियों और शासन के आलोचकों के खिलाफ की जा रही क्रूर कार्रवाई को बीजिंग द्वारा साझा की गई चीनी चेहरे की पहचान और निगरानी तकनीक से बल मिला है। ऐसा लग सकता है कि वे दोनों पक्के दोस्त थे। इन सब बातों ने अखबारों की सुर्खियों को इस कदर बढ़ावा दिया कि चीन और ईरान को उत्तर कोरिया और रूस के साथ उथल पुथल की धुरी के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये चारों देश अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके बीच संबंध केवल लेन देन पर आधारित थे। प्रोफेसर ब्राउन कहते हैं, ऐसा कोई वास्तविक वैचारिक या सांस्कृतिक कारण नहीं है कि चीन ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए। चीन की लगभग बांटो और राज करो की रणनीति को कभी कभी ईरान द्वारा अमेरिका के लिए लगातार परेशानी का सबब बने रहने से काफी फायदा हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि ईरान के साथ संबंध रखने की चीन की इच्छा के पीछे सकारात्मक कारणों की तुलना में नकारात्मक कारण अधिक हैं। रिश्ते की बुनियाद बहुत नाजुक होती है और यह एक हद तक तो ठीक चला, लेकिन ये कोई गहरा रिश्ता नहीं था। चीन अपने गठबंधनों को पश्चिम की तरह नहीं देखता। वह आपसी रक्षा संधियों पर हस्ताक्षर नहीं करता और न ही अपने सहयोगी की सहायता के लिए तुरंत आगे आता है। इसके विपरीत बीजिंग किसी भी संघर्ष से दूर रहने के लिए उत्सुक है। नेतृत्व करना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मध्य पूर्व में जो कुछ हो रहा है उससे चीन बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। बीजिंग ने एक अनुमानित और संयमित निंदा जारी की और युद्ध विराम का आह्वान किया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले करना अस्वीकार्य है और उससे भी कहीं अधिक एक संप्रभु देश के नेता की खुलेआम हत्या करना और सत्ता परिवर्तन को उकसाना अस्वीकार्य है। सच्चाई यह है कि जनवरी में वेनेजुएला और अब ईरान में वाशिंगटन की कार्रवाइयों ने चीन के साथ उन देशों की साझेदारी की सीमाओं को उजागर किया है। दोनों ही मौकों पर बीजिंग एक पर्यवेक्षक के रूप में किनारे पर खड़ा रहा, जो अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वालों की मदद करने में असमर्थ था। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के फिलिप शेटलर जोन्स का कहना है कि चीन खुद को अमेरिका के जिम्मेदार प्रतिसंतुलन के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैन्य संतुलन के मामले में अमेरिका ये प्रदर्शित कर रहा है कि महाशक्ति होने का वास्तव में क्या अर्थ है, जो कि दुनिया भर के मोर्चों पर परिणाम तय करने की क्षमता है। उनका तर्क है कि आर्थिक शक्ति के बावजूद बीजिंग उस स्तर की महाशक्ति नहीं है। अगर वह चाहे भी तो भी वह अपने मित्रों को इस तरह की कार्रवाई से बचाने में सक्षम नहीं है। इन चिंताओं का मुकाबला करने के लिए शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत खुद को एक स्थिर और अनुमानित वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना जारी रखेंगे। SOS चाइना इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर स्टीव तसांग कहते हैं, चीन का तर्क ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पश्चिमी पाखंड और उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में पश्चिमी बातों की सीमा को बिना किसी संदेह के प्रदर्शित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस संघर्ष के परिणामस्वरूप ऊर्जा आपूर्ति और हवाई यात्रा में होने वाली बाधाओं का वैश्विक दक्षिण में पश्चिम की तुलना में कहीं अधिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। कुछ देशों में कुछ ही महीनों में खाद्य पदार्थों की कमी होने वाली है और ये वैश्विक दक्षिण के देश हैं। हम पश्चिमी गठबंधन में दरार भी देख रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन और स्पेन को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। बीजिंग अन्य देशों के साथ मिलकर वार्ता में मध्यस्थता करने का अवसर भी देख सकता है। विदेश मंत्री वांग यी पहले ही ओमान और फ्रांस के अपने समकक्षों से बात कर चुके हैं और चीन ने मध्य पूर्व में एक विशेष दूत भेजने की घोषणा की है। फिर भी चीन सावधानी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक अस्थिर स्वभाव वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो इस महीने के अंत में एक बहुप्रतीक्षित बैठक के लिए आने वाले हैं। ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों की चीन की किसी भी आलोचना में ट्रंप को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया है, जिससे सुलह की राह थोड़ी आसान हो सकती है। कुछ लोगों ने अटकलें लगाई हैं कि क्या ये यात्रा अभी भी हो पाएगी, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि यह यात्रा अभी भी जारी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के अधिकारी यात्रा पर चर्चा करने के लिए मिलने वाले हैं। शेटलर जोन्स का कहना है कि चीन इसे इस बात के संकेत तलाशने के अवसर के रूप में देख सकता है कि ट्रंप ताइवान जैसे अन्य संवेदनशील मुद्दों पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिस पर चीन अपना दावा करता है। ये युद्ध जितना अलोकप्रिय साबित होता है, उतना ही यह अमेरिकी विदेश और सुरक्षा नीति में संयम की बढ़ती प्रवृत्ति में योगदान दे सकता है, जो यदि भविष्य के प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है तो चीन को अपने क्षेत्र और व्यापक दुनिया में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ये संकट चीन में कुछ लोगों को वाशिंगटन को युद्ध भड़काने वाले के रूप में चित्रित करने का अवसर प्रदान करता है, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर किया है। लेकिन प्रोफेसर ब्राउन का कहना है कि ऐसे अप्रत्याशित और अक्षम अभिनेता का होना बीजिंग के लिए बेचैनी का कारण हो सकता है।
मुझे नहीं लगता कि चीन एक ऐसी दुनिया चाहता है जिस पर अमेरिका का प्रभुत्व हो, लेकिन वे वास्तव में एक ऐसी दुनिया भी नहीं चाहते जहां अमेरिका इतना अस्थिर देश हो।